डियर स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और रेस्पिरेशन के चैप्टर में एक लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करें और लेक्चर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, यानी ब्रीथिंग के प्रोसेस को। अगर ब्रीथिंग के प्रोसेस को मैं वर्बली आपके लिए डिफाइन करूं, तो ब्रीथिंग के प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साफ हवा बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, यानी फ्रेश हवा हम बॉडी के अंदर लेके आते हैं और इस्तेमाल हुई हुई हवा को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आपने सुना होगा, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यही तो है ब्रीथिंग। ठीक है। तो ब्रीथिंग के कितने इवेंट्स हैं? दो। नंबर एक इवेंट टेकिंग इन। टेकिंग इन का मतलब अंदर लाना, टेकिंग इन फ्रेश एयर। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कंज्यूम्ड एयर, यानी इस्तेमाल हुई हुई हवा को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल दें। इस्तेमाल हुई हुई हवा में ज्यादा क्या चीज मौजूद होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेश हवा को बॉडी के अंदर लेके आना ताकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन ले सके, और खराब हवा को बॉडी से बाहर निकाल देना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म से बाहर निकल सके। सो सिंपली इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट कंज्यूम्ड एयर। अच्छा। अब साफ हवा का बॉडी के अंदर आना, ये कहलाता है इनहेलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। ठीक है। इसी तरह से खराब हवा का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? एक्सिलेशन, या फिर हम इसे प्यार से क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। ठीक है, समराइज कर रहा हूँ। ब्रीथिंग के अंदर कितने इवेंट्स हैं? दो। एक इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, और दूसरा एक्सिलेशन या एक्सपिरेशन। इनहेलेशन का मतलब साफ हवा को बॉडी के अंदर लेके आना ताकि बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो सके, और एक्सिलेशन का मतलब खराब हवा को बॉडी से बाहर निकालना ताकि आपके जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल सके। अच्छा। अब एक एमसीक्यू वो आपसे पूछ सकता है कि ब्रीथिंग रेट कितना होता है? ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है हम एक मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं। तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, ब्रेथ पर मिनट में लिख भी देता हूँ, चलें। पर मिनट यानी हम एक मिनट में नॉर्मली 12 से 20 दफा सांस लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिन बोर्ड। बट जब आप अदर बोर्ड्स की बुक पढ़ते हैं, अदर बोर्ड्स की, तो अदर बोर्ड्स में ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। उन्होंने ऐसे लिखा होता है 15 to 20 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है। तो बहरहाल ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे हरगिज एमडी कैट के पेपर में। एक ऑप्शन है 15 to 20 तो दूसरा ऑप्शन है 12 to 20, ऐसा नहीं होगा कभी भी। दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। तो अगर 15 to 20 है तब भी वो ठीक है, अगर 12 to 20 है तब भी वो ठीक है। अच्छा। अब अगर हम बात करते हैं इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? फ्रेश एयर को यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर को बॉडी के अंदर लेके आते हैं। अब इस फ्रेश एयर की कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो होता है 21%। कितने परसेंट होता है? 21%। सही है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो कितना होता है? 0.03 से 0.04%। इसमें जो नाइट्रोजन का लेवल होता है वो कितना होता है? लगभग 78 से 70। कुछ बुक्स में 78 लिखा है, कुछ बुक्स में 79 लिखा है। तो हम चलें एक रेंज लिख देते हैं, 78 to 79। रही बात अदर अदर चीजों की, तो अगर हम वाटर वेपर्स की बात करते हैं, वाटर वेपर्स की, तो हवा में वाटर वेपर्स कितने होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नमी ज्यादा है तो वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नमी कम है तो वहाँ पे वाटर वेपर्स भी कम होंगे। इसी तरह से अगर हम एक और पार्टिकल्स की बात करें, डस्ट की, तो डस्ट भी ऐसा ही है, डस्ट भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि आप किसी इलाके में सांस ले रहे हैं, वहां मिट्टी ज्यादा हो रही है तो ज़ाहिर डस्ट के पार्टिकल ज्यादा है।
किसी इलाके में मिट्टी कम उड़ रही है तो वहां डस्ट के पार्टिकल्स कम है। ठीक है, तो डस्ट और वाटर का जो लेवल होता है ये फिक्स नहीं होता। जो हवा हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो फिक्स होती है, लेकिन वाटर और डस्ट के पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन क्या है? कंज्यूम्ड एयर को बॉडी से बाहर निकालना। अब इस कंज्यूम्ड एयर की कॉम्पोजिशन क्या है? सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 16% रह जाता है, बाकी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारी बॉडी यूज नहीं करती, इसका लेवल बढ़ जाता है, 4% हो जाता है। नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन 79, यानी रेंज देखें तो 78 से 79% ही रहती है। रही बात वाटर वेपर्स की, तो वाटर वेपर्स हो जाते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, यानी जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें वाटर वेपर्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डस्ट की, तो डस्ट का लेवल कितना होता है? नील। क्यों? क्योंकि जब एक दफा हवा हमारी बॉडी में आ जाती है तो सारी की सारी मिट्टी को म्यूकस, आपने पहला लेक्चर पढ़ा है ना, म्यूकस, सीलिया, हेयर्स, इन सबको रोक देते हैं। और जब इन सबको रोक देते हैं तो अल्टीमेटली डस्ट वहीं रुक जाती है। तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो डस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलती, तो डस्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाती है म्यूकस के अंदर, और फिर वो स्प्यूटम के जरिए, बलगम के जरिए हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। बहरहाल, तो इसको याद आपने ऐसे रखना है कि देखिए, जो हवा हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जो हवा हम बॉडी से बाहर लेके आते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी के अंदर लेकर आते हैं उसमें 0.03 से लेके 0.04% होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? 4%। नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपसे पेपर में एमसीक्यूज कहता है कि भाई विच गैस रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये बात आपसे पेपर में कैसे पूछेगा वो आपसे ये पूछ सकता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड गैस, इन इनहेल्ड गैस एयर या इन एटमॉस्फेयर, तो आपका आंसर कितना होगा? 21%। ठीक है, इसी तरह से वो बोलेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन द एयर कंटेन्स डैश परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जवाब होगा 0.03 टू 0.04। नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछेगा 78 टू 79, तो एक तो ये परसेंटेजेस आपकी पूछेगा। ठीक है, दूसरी बात वो आपसे पूछ सकता है कि वाई वाटर वेपर्स बिकम सैचुरेटेड, वाटर वेपर्स क्यों सैचुरेट हो रहे हैं, यानी वाटर वेपर्स का लेवल क्यों बढ़ रहा है हवा में। जब एक हवा हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी तो उसके अंदर पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है, तो आपका आंसर होगा म्यूकस। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस है ना, तो म्यूकस की वजह से वाटर लेवल बढ़ जाता है। सही है, वरना पहले कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एक दफा आ जाए तो उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा डस्ट का लेवल क्यों जीरो हो जाता है या गिर क्यों जाता है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू सीलिया, हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा है वाटर वेपर्स क्यों सैचुरेट हो रहे हैं, सैचुरेट होने का मतलब वाटर वेपर्स भर रहे हैं, तो इसका आंसर है म्यूकस, ड्यू टू म्यूकस। अच्छा, नील क्यों हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स नील क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू म्यूकस, सीलिया एंड हेयर। ये क्या कर रहे हैं? ये सारी की सारी मिट्टी को रोक रहे हैं। अब जब भी सारी की सारी मिट्टी को रोक लेंगे तो जाहिर है फिर हवा जो हम बाहर निकालेंगे उसमें मिट्टी का लेवल नहीं होगा। अच्छा, अब वो आपसे अगर पूछता है पेपर में इन केस कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग द परसेंटेज ऑफ विच गैस रिमेन सेम, वो कह रहा है ब्रीथिंग के दौरान किस गैस की परसेंटेज सेम रहती है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन इनहेलेशन के टाइम पर भी 79 होती है और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तब भी वो 79 ही होती है, तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। चलें, अच्छा अगर वो आपसे पेपर में पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग द परसेंटेज ऑफ विच गैस
डिक्रीजेस। कौन सी गैस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है? तो आपको याद होगा इनहेलेशन में ऑक्सीजन कितने परसेंट था? 21%। बट एक्सहेलेशन में कितना रह गया? 16% रह गया सिर्फ। इसका मतलब इस एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। ठीक है। फिर ड्यूरिंग ब्रीथिंग द परसेंटेज ऑफ विच गैस इंक्रीजेस। तो कौन सी गैस की परसेंटेज बढ़ रही है? तो याद करें, कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.03 टू 0.04 थी और बाद में वो कितनी हो गई? 4%। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई भी पॉइंट वो आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है। ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से मसल्स हैं जो कि ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने तीन मसल्स के नाम याद रखने। नंबर वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, आप बहुत तेज हो गए। इसमें बाहर है, बाहर, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये वो मसल्स हैं जो कि रिब्स के आउटर एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रिब्स है ना, पसलियां, पसलियों के बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसी तरह से जो दूसरे मसल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल। अब आप नाम से ही समझ गए, अंदर की तरफ होंगे ये। हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स। इसका मतलब यार ये वो मसल्स हैं जो रिब्स के अंदर की साइड पर हैं। और तीसरी तरह के कौन से हैं? डायफ्राम। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो ये तीन तरह के मसल्स हैं जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं: एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। अब आपने समझना ये है कि देखिए मसल्स दो तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होके, दूसरा रिलैक्स होके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप उस पर लोड डाल रहे हैं, ठीक है। और रिलैक्स होने का मतलब है अब इस वक्त वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब इस वक्त ये काम कर रहे हैं, इन पर लोड डाला जा रहा है। तो जब आप इन पर लोड डालेंगे तो क्या होगा? ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, बाहर की तरफ हैं। तो जब आप इन पे लोड डालेंगे तो सीना बाहर निकल जाएगा। सीना कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और आपने देखा होगा जब आप किसी को याद करते हुए सांस लेते हैं, है ना, याद करते हुए जब आप किसी को सांस लेते हैं तो खुद ब खुद आपका सीना जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब तो जब आप इस पे लोड डालते हैं तो होता क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे जब आप लोड डालेंगे तो जो चेस्ट का वॉल्यूम है, चेस्ट वॉल्यूम, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपके सीने के अंदर की जगह बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, बट जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? अब जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बाहर वाले मसल्स पे लोड डालेंगे तो चेस्ट भी बाहर जाएगा, अंदर वाले मसल्स पे लोड डालेंगे चेस्ट भी अंदर आएगा। सही है। इसी तरह से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को भी देख लें। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पर अगर आप लोड डालते हैं यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब अंदर वाले मसल्स पे जब आप लोड डालेंगे तो जरा सीना अंदर आएगा ना। तो इसका मतलब सीना अंदर आएगा तो वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम हो गई। और अगर ये रिलैक्स होंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। इसको दोबारा सुने। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ है। अगर बाहर वाले मसल्स पे लोड डालेंगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। और जब इन पे से लोड हटाएंगे तो वॉल्यूम वापस कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्योंकि अंदर हैं, इंटरनल ने अंदर, तो जब आप इन पर लोड डालेंगे तो सीना अंदर आएगा और लोड हटाएंगे तो सीना बाहर। इसी तरह से अगर हम डायफ्राम की बात करते हैं तो जब डायफ्राम पर लोड पड़ता है, यानी कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डायफ्राम का शेप होता है वो जाता है फ्लैट। ठीक है। और जब ये डायफ्राम रिलैक्स होता है तो जो डायफ्राम का शेप होता है वो होता है डोम शेप। कैसा शेप? डोम शेप। एक है फ्लैट शेप, एक है डोम शेप। अब
फ्लैट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको ऐसे समझें, मैं अगर एक बॉक्स बनाऊंगा आपके लिए, क्या बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपके लिए बॉक्स बना रहा हूँ एक। ये हो गया एक बॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं डायफ्राम को डोम शेप रखता हूँ, ये हो गया डोम शेप, ठीक है। तो अब जब आप इसे डोम शेप रखेंगे तो ये जो एरिया है इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप कहेंगे थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है, यानी सीने की जगह। ये क्या है? और ये पेट की जगह है, यही है ना थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब यही सेम केस देखिएगा दोबारा। अगर मैं ऐसे फ्लैट कर दूं, ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि पहले इसमें ज्यादा जगह थी या अब ज्यादा है? देखिए ना, पहले सिर्फ यहाँ यहाँ थी, बट अभी जो बीच में जो उठा हुआ है ना, उठा हुआ, यहाँ पर भी तो जगह आ गई। तो जब ये फ्लैट शेप हो जाएगा तो भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैट होगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये डोम शेप हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हमें इतनी बात पता लग गई, ये कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और कौन से मसल रिलैक्स होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम बढ़ना और कम होना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हमें बात समझ आ गई। अब हमें अगली बात क्या बतानी चाहिए? अगर हम बात करते हैं इनहेलेशन की, इनहेलेशन में हवा अंदर आएगी या बाहर जाएगी? अंदर आएगी। अगर हवा अंदर आएगी तो जगह होनी चाहिए, हाँ। इसका मतलब इनहेलेशन के लिए थोरेसिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए मुन्ने? ज्यादा। ओहो, थोरेसिक वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी तो हवा ज्यादा अंदर आएगी, हाँ। अब थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने के कितने तरीके थे, जरा ऊपर देखें जल्दी से। थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बताएं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसे क्या करते हैं हम? इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करें? इसे कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें? कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए? देखें, क्या करें? रिलैक्स करें। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन पर लोड पड़ेगा, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सीना बाहर की तरफ आएगा। समझे? हाँ। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आपने ये वर्किंग समझ ली, आप चीते हो गए उसी वक्त। डायफ्राम देखें, हमें वॉल्यूम बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है भाई, हवा अंदर आनी आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जो तो तीसरे मसल्स हैं यानी कि डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले इनहेलेशन का मतलब है हवा को अंदर लेके आना, और हवा को अंदर लाने के लिए जगह तो बना लो। हाँ, तो जगह को बनाने का मतलब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ानी पड़ेगी, सीने के अंदर की खाली जगह बढ़ानी पड़ेगी। आपने नहीं देखा, जब आप सांस लेते हैं, सीना बाहर जा रहा होता है। हाँ, चलें। तो थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स। डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करने की वजह से, ऐसा करने की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा, बॉयल्स को जानते हो? बॉयल्स को, बॉयल्स को जानते हो आप? बॉयल्स ने क्या कहा था? बॉयल्स ने कहा था, बॉयज लोग, बॉयल्स ने बताया था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। इसका मतलब अगर एक की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली प्रेशर क्या होगा भाई? प्रेशर तो कम होगा। बॉयल्स ने बताया, हाँ, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है, यानी हम जब सांस लेते हैं, हम इनहेलेशन करते हैं, तो प्रेशर कम होता है, यानी प्रेशर क्या हो गया? ड्रॉप। प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से हमारा सांस लेना कहलाता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। हम इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। देखिए, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, प्रेशर का मतलब दबाव, नेगेटिव का मतलब कम होना। तो जब हम सांस लेते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, और थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हमारा सांस लेना क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्या किसी में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग? हाँ, फ्रॉग में होती है भाई, फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। इंसान के बच्चों में नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, ट्रस्ट में। तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, एक सीक्वेंस तो हमने याद रख ली। दूसरी बात, जब आपने बाहर वाले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा और अंदर वाले मसल्स को रिलैक्स किया, तो इन दोनों की वजह से थोरेसिक कैविटी बढ़ी, एंड द चेस्ट मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। कभी नोट करना, जब तुम सांस लोगे, जानदार सांस, कोई लोकल सांस नहीं, जानदार सांस, तो सीना ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। यानी देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सीना तिरछा उठता है, तिरछा, तिरछे का मतलब वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। जब तुम सांस लोगे, यूं उठेगा सीना। इस यूं उठने का मकसद बताऊं मैं तुम्हें क्या है? सीना आगे भी जा रहा है, आगे जाने का मतलब मुन्ने अप, आउटवर्ड, और ये सीना ऊपर भी जा रहा है, ओ हो, इसका मतलब अपवर्ड। तो जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तो सीना बाहर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। अच्छा। अब अगर हम एक्सेलेशन को देखें, तो बस आप इन सब का उल्टा कर दें। एक्सेलेशन में आप क्या करेंगे? इन सब का उल्टा। जैसे हम एक एक करके जल्दी से, जल्दी से, अब हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करेंगे। एक्सेलेशन में हम क्या करेंगे? सब उल्टा। हाँ, सब उल्टा। क्योंकि जब आप सांस ले रहे हो तो सीना बाहर जा रहा है, अब सीने को वापस अंदर भी तो लेके आओ, वरना तो क्या होगा? 10 12 दफा सांस लोगे, वो पड़ोस में चला जाएगा सीना। हाँ, तो आपने क्या करना है भाई? आपने इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन भी तो करनी है, सीने को वापस भी तो लेके आना है अपनी जगह पे। तो पहले थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करे थे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, देखो लिखा है, देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स। अब क्या होगा? एक्सटर्नल वाले रिलैक्स, इंटरनल वाले कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जहां लोड डालोगे वही काम करेंगे। अंदर वालों पे लोड डालोगे, सीना अंदर, बाहर वालों पे लोड डालोगे, सीना बाहर। अब क्या होगा कि पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब क्या करोगे? रिलैक्स, ताकि सीना अंदर आए। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पहले क्या हो रहे थे? रिलैक्स, अब क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट। उल्टा, इंस्पिरेशन का उल्टा। पहले डायफ्राम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। देखो देखो, पहले डायफ्राम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। अब डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स। अब डायफ्राम हो जाएगा रिलैक्स। चले, अब जब आप ये काम करोगे तो देखें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करें, इंटरनल को कॉन्ट्रैक्ट करें। अब जो सीना बाहर जा रहा था वो अंदर आएगा, तिरछा अंदर आएगा, तिरछा। तिरछा अंदर आने का मतलब वो नीचे भी आ रहा है,
नीचे का आने का मतलब डाउनवर्ड, और पीछे भी आ रहा है वो, क्या बोलेंगे आप इसे? इनवर्ड। तो जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करता है। तो ये सारी बातें थी जो कि ब्रीथिंग के लेक्चर से इंपॉर्टेंट थी, रिलेटेड थी, और पेपर में पूछी जा सकती थी। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में जितनी भी एक्सेसरी टॉपिक्स हैं, माइनर टॉपिक्स हैं, हम उनको कवर करेंगे।